आप सभी का YouTube मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए, मैं आपको पहले वीडियो में शब्दालंकार के बारे में कुछ बताया था और अर्थालंकार भी समझाया था। अब देखिए, जो अगला टॉपिक है जिससे व्याकरण की शुरुआत होती है, उस टॉपिक को मैं आप लोगों को समझाऊंगा, जिसमें है वर्णमाला। क्योंकि वर्णमाला से जो हमारी संधियां होती हैं, समास होती हैं, ये हमारे वर्णमाला से जुड़े होते हैं। तो मैं जो टॉपिक यानी पढ़ाना चाहता हूं आपको, पहला है वर्णमाला। हम समझेंगे कि वर्णमाला ये बना कैसे, वर्णमाला ये है कैसे। तो वर्णमाला में देखना है कि जो ये वर्णमाला शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है। वर्ण प्लस माला। किससे बना है? वर्ण प्लस माला। वर्ण का मतलब होता है अक्षर या वर्ण, और माला का अर्थ होता है समूह। क्या होता है? समूह। मतलब क्या है? वर्णों या अक्षरों का समूह। समूह कैसा हो? व्यवस्थित हो। क्या हो? व्यवस्थित। मतलब का के बाद खा हो, खा के बाद गा हो। ये हमारा एक व्यवस्थित तरीका है। ये नहीं कि पहले हम का लिख दें फिर चा लिख दें, ये हमारा अव्यवस्थित तरीका है। मतलब एक व्यवस्थित तरीके को हम क्या कहते हैं? आपका स्वर यानी कि वर्णमाला कहते हैं। मतलब वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो जो ये हमारा है वर्णमाला, सबसे पहले बात होती है, वर्णमाला के दो भेद होते हैं। कितने? वर्णमाला जो ये हमारा है, वर्णमाला के दो भेद होते हैं। पहला है आपका स्वर। क्या है? स्वर। और दूसरा है आपका व्यंजन। जो ये स्वर है, सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वर है क्या। हम स्वर का ही अध्ययन करेंगे पहले, फिर इसके बाद व्यंजन पढ़ेंगे। तो देखिए, जो हमारा ये स्वर है, स्वर वे स्वर की जो परिभाषा है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, कि नहीं अन्य वर्णों का सहयोग न ले, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कुल 11 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 11 मानी जाती है। कौन कौन से हैं? आ, बड़ा आ, ई, बड़ी, उ, बड़ा उ, री, ए, आए, ओ, औ। ये हमारे कुल 11 स्वर हैं। क्या है? 11 स्वर हैं। और कहीं कहीं इसमें प्रश्न बना देता है कि हमारे 11 स्वर तो हैं, लेकिन इनमें मात्राएं कितनी है? तो मात्राएं हमारी 10 हैं। कितनी मात्राएं हैं? मात्राएं हमारी 10 हैं। क्योंकि छोटा आ की मात्रा नहीं होती है। और इसमें क्या है? जैसे बड़ा की मात्रा है, ई की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा है, या आपकी बड़ाऊ की मात्रा है, री की मात्रा है, ए की मात्रा है, आ की मात्रा है, ओ की मात्रा है, और ये औ की मात्रा है। ये सभी क्या है? मात्राएं हैं। ये मात्राएं जो है, ये कुल 10 है। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन बनता है, देखिएगा गौर से, जो इसमें अगला क्वेश्चन, मतलब स्वरों की संख्या तो 11 है, लेकिन जो इसमें ये स्वर है आपके, ये इतने स्वर, मतलब आ से लेकर ऊ तक, इनका ह्रस्व भी होता है और दीर्घ भी होता है। ये ऐसे स्वर हैं जिनका ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है। और ये री एक ऐसा वर्ण है जो सदैव, इसका ये सदैव किसमें रहता है? सदैव ह्रस्व में रहता है। ह्रस्व में रहता है। इसका दीर्घ नहीं होता। इसका दीर्घ नहीं होता। पहली बात। अब इसके बाद जो आपके ये 4 वर्ण हैं, ए, आए, ओ, औ, ये ऐसे वर्ण हैं जो सदैव दीर्घ में रहते हैं। ये क्या रहते हैं? सदैव दीर्घ में रहते हैं। ये दीर्घ होते हैं। तो ये आपके स्वर है, मतलब 11 स्वर है। मात्राएं 10 है। छोटा की मात्रा नहीं होती, री का दीर्घ नहीं होता, सदैव ह्रस्व में रहती है। आ से लेकर ऊ तक ये इनका क्या है? ह्रस्व भी होता है और दीर्घ भी होता है। इसके बाद जो हमारे ए, आए, ओ, औ है, ये सदैव दीर्घ होते हैं, इनका ह्रस्व नहीं होता है। जो अब अगला पॉइंट है, अगला जो प्रश्न आपसे पूछेगा पेपर में, पूछेगा बताइए स्वर के भेद कितने हैं? स्वर के भेद। तो देखिए भैया, स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका ह्रस्व स्वर। क्या है? ह्रस्व स्वर। और दूसरा है आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा है आपका प्लुत स्वर। अब बात आती है कि ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं। देखिए, ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु लगती है। उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर।
और दीर्घ स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना प्राणवायु लगती है, उन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना प्राणवायु लगती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो प्लुत स्वर कहते हैं। देखिए, एक बात ये तो है कि ह्रस्व स्वर जो हमारे हैं इनकी संख्या 4 मानी जाती है, लेकिन कहीं कहीं इसका नाम परिवर्तित कर देता है और नाम दे देता है। जैसे ह्रस्व स्वर में क्या है, इसको मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें प्राथमिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक स्वर कहते हैं, या इन्हें लघु स्वर भी कहते हैं, या इनको हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या? एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अब 4 कौन कौन से होती है? आ है, ई है, उ है और री है। ये आपके 4 वर्ण क्या होते हैं? ह्रस्व होते हैं। इनको हम क्या मूल नाम क्या? मूल स्वर, प्राथमिक स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। जो दीर्घ स्वर हैं, दीर्घ स्वर के भी कई नाम हैं। दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु स्वर कहते हैं। या इनको हम बड़े स्वर कहते हैं, बड़े स्वर कहते हैं। या इनको हम संधि स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। इनकी संख्या भैया 7 होती है। कितनी होती है? 7। कौन कौन से हैं? ए है, आय है, मतलब शुरू से है। आ बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए, ऐ, ओ और औ। ये आपके 7 वर्ण हैं जो आपके क्या है? दीर्घ स्वर है। देखिए, जो यहां पर ये वर्ण आ रहे हैं, यही आप इसलिए इनको क्या कहते हैं? जैसे कि यहां पर दिया है कि संधि स्वर, इसीलिए संधि स्वर कहते हैं, क्योंकि जब आप संधियां पढ़ोगे तो ये आ, ई, उ, ये तीनों आपकी दीर्घ संधि में आएंगी। आपके जो ये है ए और ओ, ये गुण संधि में आएंगे। जो अ और औ है, ये आपके विरोधी संधि में आएंगे। तो इसलिए यहां पर इनको जानना जरूरी है। अब देखिए, जो आपके ये 4 वर्ण हैं, इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। कैसे? देखिएगा, जो हमारे ए, ओ, आए और औ है, इन वर्णों को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। अब संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि देखिए, संयुक्त तभी होगा जब कोई 2 या 2 से अधिक होगा। तो यहां पर जो हमारा ए है, ये बनता है आ प्लस ई के निर्माण से, और जो हमारा ओ है, ये बनता है आ प्लस उ के निर्माण से। जो हमारा ये आ है, ये बनता है आ प्लस ए के निर्माण से। जो हमारा ये औ है, ये बनता है आ प्लस ओ के निर्माण से। तो ये हमारे इनका क्रम है। अब इनका प्रयोग है कहां? संधियों में है। इसे मान लो दे देता है महेश, दे देता है परोपकार, दे देता है तथैव, दे देता है वनौषधि। अब यहां पर वनौषधि दे दिया। अब आपको यहां पर करना क्या है? क्योंकि हमें पता है कि यहां पर एक ही मात्रा होगी और ओ की मात्रा होगी, वहां पर आपकी गुण संधि होगी। अब टूटेंगे ऐसे ही जैसे यहां पर लिखे। अब यहां पर से महेश है, हमें पता है कि यहां पर एक ही मात्रा लगी हुई है। जब एक ही मात्रा लगी हुई, जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो हम क्या करेंगे? माह को अलग करेंगे और इधर बचेगा सा। अब माह एक सार्थक शब्द नहीं है, क्योंकि सार्थक होना चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे? महा। तो यहां पर बड़ा आ हो जाएगा। अगर इधर आ है, अगर इधर हम ई आदेश कर दे तो क्या हमारा ए बन जाएगा? बन जाएगा। तो यहां पर हम ई को एक बार आदेश करेंगे तो इस शुद्ध तो लिखा नहीं, हम बड़ी कर लेंगे। इस माने भगवान, महा मतलब महान, इस माने भगवान, महान है भगवान जो, और साथ ही शिव की पर्यायवाची भी है, मतलब शब्द भी सार्थक। आ ई मिलके क्या बन गया भैया? ए बन गया। अब ये मात्रा क्रॉस हो जाएंगी, क्योंकि आ ई से क्या बना है? ए। अब मां है, हा बचा, ए की मात्रा है और सा। ये आपकी उत्तर की जांच हो गई। बात समझ में आई? अगला है परोपकार। यहां पर मतलब इसके अनुसार होगा। हम मतलब यहां मात्रा लगी है तो मतलब संधि यहीं से टूटेगी, तो हम करेंगे पर प्लस उपकार। तो यहां पर आ है, यहां पर उ है, आ उ मिलके क्या बनेंगे? तो ओ बनेंगे। क्या बनेंगे? ओ। अब ये मात्रा क्रॉस कर दीजिए। ये पा है और ये रा है, ये ओ की मात्रा है और ये पकार है। शब्द क्या बन गया? परोपकार बन गया। अगला है तथैव। यहां पर आए है तो मतलब ऐसे लगेगा। ता है, था है,
यहां पर केवल वाह बचा, हमें ऐ को आदेश करना है। तो मतलब एक तरफ आ होना चाहिए, एक तरफ ए होना चाहिए। तो यहां पर क्या है, तथा है। तथा एक निरर्थक शब्द है, तो यहां क्या कर देंगे, तथा। तो यहां पर बड़ा आ हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम ए आदेश कर दे तो क्या हमारा ए आदेश हो जाएगा, हो जाएगा। आ प्लस ए माने भी, आ ए मिलके क्या बनेगा, ऐ बनेगा। ये मात्रा क्रॉस, ता है, था है, ऐ की मात्रा है और वाह है। शब्द क्या बन गया, तथा बन गया। इसके बाद वनौषधि है। यहां पर वन को अलग करेंगे इसके अनुसार, एक तरफ आ हो, एक तरफ ओ हो। अब यानी कि यहां पर वन है, यहां पर क्या बचा, केवल सधि। अब यहां पर वन माने जंगल, ये शब्द सार्थक है, इसमें आ छिपा भी है। अगर यहां पर हम ओ या औ आदेश कर दे तो शब्द भी सार्थक हो जाएगा। तो एक बार हम ओ को आदेश करेंगे तो शुद्ध औषधि तो होता नहीं भैया, क्या होता है, औषधि। तो यहां पर आ है, यहां पर औ है, आ और मिलके क्या बन जाएंगे, औ बन जाएंगे। ये मात्रा क्रॉस, वाह है, ना है, औ की मात्रा है और ये सधि है। शब्द क्या बन गया, वनौषधि। यही हमारे जो संयुक्त व्यंजन है, इनका प्रयोग यही संधियों में है। अगर हमें वर्णमाला समझ में आएगा तो संधि हम आसानी से कर सकते हैं। अगला जो आपका है, अगला जो प्रश्न बनेगा कि उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। तो अगर उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद पूछता है तो 6 है। कौन कौन से हैं, कंठ है, आप देखिएगा पहले हमारी कंठ आती है, फिर तालु आता है, फिर पूरा मुंह आता है, फिर दांत आते हैं, लास्ट में आपकी होंठ आती है। तो पहला है आपका कंठ, दूसरा है आपका तालु, तीसरा कंठ तालु, तीसरा है मूर्धा और चौथा है, देखिए दंत से, यहां पर लिख लीजिए दंत किसी भी स्वर का, दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है। ये दिमाग में रखना है, उच्चारण नहीं होता। तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा, भले यहां पर नहीं आता, इसको जरूर लिख लीजिएगा। अगला आपको क्या, कंठ तालु मूर्धा, फिर पांचवा अपना यानी चौथा है ओष्ठ, फिर एक है कंठ तालु और है कंठौष्ठ। अब ये कंठ तालु कंठौष्ठ देखिए। अब कंठ से पहले हम क्या है, जैसे कंठ से देखते हैं तो हमारे जो कंठ से उच्चारण होता है आ का, जैसे हम बोलते हैं आ, तो मतलब जो हमारे ये आ है और ये आ है, ये मतलब बड़ा आ, और जो आपके अयोगवाह आहा है, ये आप किससे उच्चारित होते हैं, तो कंठ से उच्चारित होते हैं। जो आपका तालु है मतलब छोटी बड़ी, मतलब इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु, ई। इसके बाद मूर्धा, जो हमारा री होता है, ये पूरे मुंह को घुमा देता है, जैसे री मुंह को घुमा दिया। अगला है हमारा दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है। जो अगला है ओष्ठ, अब जैसे हम बोलते हैं ओष्ठ से ऊ, बिना ओठ को सटाए हुए ऊ नहीं बोल सकते हैं आप, तो जैसे यहां पर क्या हो जाएगा, ऊ और बड़ा ऊ। अब जो ये कंठ तालु है, कंठौष्ठ है। कंठ तालु वे होते हैं क्योंकि यहां पर कंठ तालु में ए और ऐ आता है। अब यहाँ इनको यानी कि कंठ और तालु क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमें पता है, मैं आपको बताया हूं कि ए का निर्माण होता है आ प्लस ई से। आ का उच्चारण स्थान है कंठ, आ का उच्चारण स्थान है कंठ और ई का उच्चारण स्थान है तालु, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, कंठ तालु। इसी प्रकार अब कंठौष्ठ में ओ है और औ है। ठीक इसी प्रकार यहां पर कंठ और ओष्ठ संधि कर दोगे तो कंठ मतलब कंठ, ओष्ठ मतलब ओष्ठ, तो मतलब जो हमारा ओ बनता है, मैं अभी आपको बताया हूं कि ओ बनता है आ प्लस ऊ से। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, दंतौष्ठ, कंठौष्ठ हो जाएंगे। और जो आप एक अन्न आता है, इसका माना जाता है नासिका। इतनी बातें आपको दिमाग में रखना है, ये उच्चारण के आधार पर है। अब इसमें जो अगला प्रश्न बन सकता है, जो आपके जो ये अन्न और आहा है, क्या है, अन्न और आहा। देखिए इनको ना तो स्वर में रखा गया है ना ही व्यंजन में, इनको एक अलग नाम दिया गया है, अयोगवाह। क्या दिया गया है, अयोगवाह। अब इनको अयोगवाह क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जो ही बोलते हैं अन्न, आ के बाद ना का उच्चारण होता है, और यहां बोलते हैं आहा, आ के बाद हा का उच्चारण होता है, मतलब ना पूर्णता ये स्वर है और ना ही पूर्णता ये व्यंजन है, इसलिए इनका एक अलग नाम दिया गया है अयोगवाह। इसका एक अलग नाम है अनुस्वार। क्या नाम है, अनुस्वार, और इसका नाम है विसर्ग। क्या नाम है,
विसर्ग नाम है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अगला जो प्रश्न है, अगला जो बनने वाला है, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, वहां पर उच्चारण स्थान था, ये उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के भैया 4 भेद होते हैं। कितने भेद? 4 भेद। पहला है आपका विवृत स्वर। क्या है? विवृत स्वर। और दूसरा है आपका अर्धविवृत, अर्धविवृत स्वर। तीसरा है आपका समृद्ध स्वर। और चौथा है आपका अर्धसमृद्ध। अब यहां पर विवृत क्या है, अर्धविवृत क्या है, समृद्ध क्या है? विवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हमारा पूरा मुख क्या हो, खुला रहे। जैसे हम बोलते हैं आ बोल के देखिएगा, पूरा मुख क्या रहेगा, खुला रहेगा, आ। इसके बाद हमारा अर्धविवृत, अर्धविवृत में क्या होता है, जहां पर हमारा आधा मुख खुला रहे, जैसे आई और औ, इसमें क्या है, हमारा आधा मुख खुला रहता है। और समृद्ध स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में लगभग मुख बंद होता है। जैसे हमारे क्या है, आ है, ई है, बड़ी ई है, ऊ है, बड़ा ऊ है और री है। ये आपके क्या है, समृद्ध स्वर। और जो अर्धसमृद्ध होता है, अर्धसमृद्ध में आधा मुख बंद हुए के समान प्रतीत होता है, जिसके अंतर्गत आते हैं ए और ओ। देखिए, इसको याद करने का तरीका है कि आप इसको याद कैसे करेंगे। विवृत में पूरा मुख खुला मतलब बड़ाया। अगर तुम्हें अर्धविवृत और अर्धसमृद्ध में दिक्कत हो रही है तो अर्धविवृत को याद कर लो वृद्धि संधि। क्या याद कर लो? वृद्धि संधि। और जो आपका अर्धसमृद्ध है इसको याद कर लो गुण संधि, क्योंकि गुण संधियों में इनका प्रयोग है और वृद्धि में इनका प्रयोग है। तो ये आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी। अगला भी इसमें प्रश्न बनने वाला है भैया। अगला प्रश्न है कि जो पूछता है जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। तो जिह्वा के आधार पर स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। जो 3 भेद, जैसे मान लो कलम है, ये मतलब अग्रभाग, मध्य भाग, 3 भाग है, इसके मतलब पश्च भाग। ठीक उसी प्रकार ये हमारी जिह्वा है। तो मतलब जिह्वा के किस भाग से कौन सा स्वर उच्चारित करते हुए बाहर को निकलता है। तो पहला हमारा क्या है, अग्रस्वर आएगा। क्या है? अग्रस्वर आएगा। दूसरा हमारा मध्य स्वर आएगा। क्या आएगा? मध्य स्वर आएगा। तीसरा हमारा पश्च स्वर आएगा। अब यहां अग्रस्वर कौन कौन से हैं आप बोल के देखिए। ई, री, ए, ये हमारे जिह्वा के अग्रभाग से, छोटी, बड़ी, री और ए और ऐ, ये हमारे जिह्वा के अग्रभाग से। एक बार बोल के आप भी उच्चारित करिए और देखिए क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगला मध्य स्वर में केवल छोटा आ है। क्या है? केवल छोटा। कैसे? हम बोलते आ तो मतलब क्या है, मध्य से निकलता है। और जितने स्वर बचते हैं बाकी आपके पश्च हो जाते हैं। जैसे आपका क्या है, बड़ा आ है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, इसके बाद ओ है और ये औ है। एक आप पढ़े होंगे ये वाला, ये जो डॉक्टर वाला होता है आ, मतलब इसको ये विदेशी भाषा का स्वर है। क्या है? ये विदेशी भाषा, इसे विदेशी स्वर या मेहमान स्वर या इसे हम आगत स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत स्वर भी कहते हैं। तो ये आपका प्रश्न हो गया स्वर से, कि स्वर से जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। तो 3 भेद, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। अब ये आपके वर्ण आते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका स्वर हो गया। अब देखिए जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है व्यंजन। व्यंजन को भी देख लीजिए भैया। देखिए व्यंजन, सबसे पहले व्यंजन की परिभाषा है कि वे यानी जो स्वरों के सहयोग से, जो वर्ण स्वरों के सहयोग से बोले एवं समझे जाएं या लिखे जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? जैसे देखिए हम बोलते हैं का, तो का के साथ आ निकल रहा है, मतलब जो व्यंजन है प्रत्येक व्यंजन में स्वर समाहित है। तो जो आपका का है, खा है, गा है, चा है, ये सभी आपके क्या है, व्यंजन है। और प्रत्येक व्यंजन में स्वर समाहित है। तो ये हमारे क्या है,
व्यंजनों की संख्या हिंदी में 33 मानी जाती है। कितनी संख्या? 33 मानी जाती है। और व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद माने जाते हैं। अब यहां व्यंजन से कितने प्रश्न बनते हैं आप लोग देखिएगा। पहला प्रश्न बनता है कि भेद कितने हैं, तो 3 हैं। अब कौन कौन से हैं? पहला है आपका वर्गीय व्यंजन। क्या है? वर्गीय व्यंजन, या इसे हम स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। और दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन। तीसरा है आपका ऊष् व्यंजन। क्या है? ऊष् व्यंजन। तो ये 3 इसके मुख्य भेद है। इनकी संख्या कितनी है? 33 है। अब इनकी जो संख्या स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन है, इनकी संख्या भैया 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। अब इन्हें स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन कहते क्यों है? क्योंकि जैसे हमारा का से लेकर मा तक आएगा, कहां से लेकर का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये आपके जो वर्ण है, इन वर्णों में देखिएगा कि यहां से प्रश्न कितने बनते। पहले देख लीजिएगा कि जो आपके 25 वर्ण है, पहली बात तो ये जो आप कचटतप है, इनको हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्योंकि अगर हम का कह देंगे तो का कहने से अंगा तक का बोध हो जाएगा, चा कह देंगे तो ये तक का बोध हो जाएगा। अब इन्हें स्पर्शी व्यंजन क्यों कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ अलग अलग उच्चारण स्थानों से उच्चारित होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं भैया? स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब जो यहां पर प्रश्न बनता है, जो आपके ये कचटतप, इनको भैया उदित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको उदित व्यंजन कहते हैं। अब इनको उदित व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि पहला अक्षर है, वर्ग का पहला अक्षर है। उदय मतलब निकलना, जो पहले आए, तो प्रत्येक वर्ग में पहले वर्ण है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? उदित व्यंजन। और जो आपके ये अंगा, इंया, अड़ा, नामा है, इनको कहा जाता है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर या अनुनासिक। क्या कहा जाता है? अनुनासिक। पंचमाक्षर नाम किसने दिया यदि पूछ लेता है तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। किसने? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया ये परिभाषा। और इसके बाद क्या है कि जो अगला प्रश्न बनता है, अगला प्रश्न क्या है देखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि जो आपके चाछा जाझा है, क्या? चाछा जाझा है, इन वर्णों को हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब इनको स्पर्श संघर्षी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके बोलने में घर्षी, स्पर्श मतलब स्पर्श करना और घर्षी मतलब घर्षण करना। जैसे हम बोलते चा, छा, जा, झा, इनके उच्चारण में क्या है? घर्षण हो रहा है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? स्पर्श या संघर्षी व्यंजन। अगला आपका है, जैसे आपका ये है टाठा डाढ़ा, टाठा डाढ़ा आड़ा। जो ये वर्ण है, इनको हम कठोर वर्ण, कठोर वर्ण या कट वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कट वर्ण कहते हैं। कठोर कट वर्ण क्या क्यों कहते हैं? इनमें टा, ठा, डा, ढा, इनमें को क्या कहते हैं? कठोर या कट वर्ण, क्योंकि इनमें ठकार ठकार आते हैं। और आपका अगला प्रश्न जो बनता है कि ता, था, दा, धा, ना, जो ये वर्ण है आपके ता, था, दा, धा, ना, इन वर्णों को हम इनके अलग अलग नाम से जाना जाता है। इनको लोचदार, लोचदार या कोमल या मधुर वर्ण कहते हैं। देखिए यहां से इतने प्रश्न बन सकते हैं 25 वर्ण से केवल। मतलब पहले क्या है? कचटतप का नाम क्या है? तो उदित व्यंजन है। फिर अंगा इंया नाम का आड़ा, यानी अंगा इंया आड़ा नाम का क्या नाम है? तो आपका पंचमाक्षर और अनुनासिक। पंचमाक्षर नाम किसने दिया? श्याम सुंदर दास ने दिया। इसके बाद जो आपके कचट यानी चा, छा, जा, झा है, इनको किस नाम जानते हैं? इनको स्पर्श संघर्षी, क्योंकि इनके उच्चारण में घर्षण होता है। आपके टाठा डाढ़ा हड़ा ये आपके कट या कठोर वर्ण होते हैं। आपके ताथा डाढ़ा ना ये आपके लोचदार, कोमल या मधुर वर्ण होते हैं। इसके बाद जो इसमें अगला प्रश्न बनता है, तो आपका 1 नंबर भेद हुआ, क्या है? स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। जो आपका अगला भेद है अंतस्थ व्यंजन। दूसरा क्या है? अंतस्थ व्यंजन।
देखिए अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 मानी जाती है। कौन कौन? या, रा, ला, वा। अब इसमें क्या है कि इनके अलग अलग नाम भी हैं। जैसे आपका जो या है, या और वा, इनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर भी कहते हैं। अब अर्धस्वर क्यों कहते हैं? जब आप यण संधि पढ़ोगे तो वहां पर ये या और वा आएंगे। कहते हैं कि जो हमारा या होता है ये ई प्लस आ से बनता है। किससे? ई प्लस आ से बनता है। जो हमारा वा होता है ये ऊ प्लस आ से बनता है। कैसे बनता है? जब आप यण संधि करोगे तो वहां पर ये नियम आएंगे कि यदि ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर या आदेश, और ऊ के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो ऊ के स्थान पर वा आदेश हो जाएगा। जैसे देता है, जिसे लिखा है प्रति प्लस आय, लिखा है आनु प्लस आय। संधियों में देख लीजिएगा, वहीं पर प्रयोग इसका है। यहां पर देख लीजिए तो संधियां आसानी समझ में आप लोगों को आएंगी। यहां पर ई है, यहां पर आ है। अगर ई के बाद कोई समान स्वर आएगा तो ई के स्थान पर या आदेश। अब जब या आदेश हो जाएगा तो ये स्वर आपका हट जाएगा, क्योंकि ई और आ से बना क्या है? या बना है। अब जब इस व्यंजन से स्वर हट जाएगा तो क्या बचेगा? ये आधा ता बचेगा। आधा ता और ये या और ये या, शब्द क्या बन जाएगा? प्रत्यय। किस संधि के अनुसार? तो यण संधि के अनुसार। तो यहां पर निकल के आया ना कि ई प्लस आ से बनता है या। अब यहां पर वह देख लीजिए, यहां पर ऊ है, यहां पर आ है। ऊ के बाद समान स्वर तो वा आदेश। अब ये मात्रा कट जाएंगी, क्योंकि ऊ आ से मिला है, क्या? वा बना है। अब यहां पर आ है, जब स्वर निकल जाएगा तो क्या बचेगा? आधा व्यंजन, और ये वा और ये या, शब्द क्या हो जाएगा? अन्वय हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब इसमें जो अगला प्रश्न बनता है कि जो ये रा है, इस रा का नाम है लुंठित या प्रकंपी व्यंजन। क्या नाम है? लुंठित या प्रकंपी व्यंजन। और इस ला का नाम है पार्श्विक व्यंजन। तो इसमें देखिए अलग अलग प्रश्न बने आप लोगों के कि इसमें 4 हैं कि या वा को अर्धस्वर कहते हैं, रा को लुंठित या प्रकंपी कहते हैं, ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इतनी बात समझ में आप लोगों को आई। तो ये दूसरा भेद हुआ। अब जो आपका अगला भेद है ऊष्म व्यंजन। क्या है? ऊष्म व्यंजन। देखिए ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या होती है 4, इनकी भी 4 होती है। तो जब 4 होती, कौन कौन से है? सा, शा, शा और ये हा। अब देखिए इसमें से जो प्रश्न बनते हैं कि इस सा का क्या नाम है? तो इसका नाम है तालव्य सा, इसका नाम है मूर्धा सा, और इसका नाम है दंत सा, इसका नाम है काकल्य। कहीं कहीं डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है। तो इसमें से इतने प्रश्न बनने वाले हैं। अगला इसमें जो प्रश्न बनने वाला है कि संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं। अभी वहां पर आप स्पर्श संघर्षी पढ़े थे। कहां पर? देखिए यहां पर आप स्पर्श संघर्षी व्यंजन पढ़े थे। यहां पर देखिए ये आपकी स्पर्श संघर्षी पढ़े थे ना, चा, छा, जा, झा। क्योंकि यहां पर ये इनमें घर्षण तो होता है, लेकिन साथ साथ ये स्पर्शी व्यंजन है। क्या है? स्पर्शी व्यंजन। लेकिन जो आपके ये व्यंजन है सा, 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 ये तीनों सा क्या है? संघर्षी व्यंजन है। सा, शा, शा, इनको बोलने में भी घर्षण होता है, लेकिन ये स्पर्शी ना होकर के अंतस्थ उस व्यंजन है। क्या है? उस व्यंजन है। तो ये यहाँ पे क्या है? संघर्षी व्यंजन। इतने प्रश्न, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई भैया। जो अब इसमें जो व्यंजन में अगला प्रश्न बनता है व्यंजन के अन्य भेद में। क्या है? व्यंजन के अन्य भेद में जो प्रश्न बनता है कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? कौन? संयुक्त व्यंजन। तो देखिए संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 मानी जाती है। अब 4 कौन कौन मानी जाती है? पहला देख लीजिएगा, आपका छा है, त्रा है, ज्ञा है और ये स्रा है। ये जो छा है ये हमारे का प्लस सा से मिलकर बनता है, मतलब आधा का और ये मूर्धा सा से। जो त्रा है ये आधा ता और रा से बनता है। जो ज्ञा है ये जा प्लस इया से बनता है। जो स्रा है ये तालव्य सा और रा से मिलकर बनता है। अब इनका प्रयोग क्या है? देखिए सबसे पहले तो जो ये प्रयोग है, इस प्रयोग वेरी इंपॉर्टेंट प्रयोग, इसमें जो त्रा है, त्रा संबंधी नियम आपको यण संधि में मिलेगा। कैसे मिलेगा? जैसे वहां पर दिया रहता है कि पितृ प्लस आज्ञा। क्या दिया रहता है? पितृ प्लस आज्ञा। पूछ लेगा यहाँ पर कौन संधि है, तो बच्चे गड़बड़ा देते हैं, दीर्घ संधि मार देते हैं। लेकिन नहीं, यहां पर अगर री है और यहां पर हमारा आ है
और री के बाद अगर असमान स्वर होगा तो री के स्थान पर रा आदेश होगा। सभी को पता है, जिसकी मात्रा होगी वो मात्रा लग जाएगी। अब ये मात्रा क्रॉस हो जाएंगी क्योंकि री और आ से बना है क्या, रा। अब पी है, यहां पर क्या बचा, आधा ता, और ये क्या है, रा। जब आधा ता रा मिलेंगे तो क्या बनेगा, त्रा बनेगा, बड़ा की मात्रा और ज्ञा, ये आपकी हो जाएगी पित्राज्ञा। यहां पर बच्चे मार देते हैं दीर्घ संधि, जो कि गलत है। आपकी क्या होगी, यण संधि। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। देखिए जो इसमें अगला प्रश्न बनने वाला है व्यंजन से, उसमें पूछा जाता है, एक नया क्वेश्चन आया है मॉडर्न, कि हमारे वर्ष व्यंजन कौन कौन से हैं। क्या वर्ष व्यंजन कौन कौन से हैं? तो हमारे वर्ष व्यंजन है भैया ना, जा, सा, रा, ला, ये 5 हैं। कितने हैं, 5। ना, जा, सरला। जब सरला नहीं जाएगी तो कोचिंग आएगी। ये याद करने का तरीका है, ना, जा, सा, रा, ला। मतलब जब सरला नहीं जाएगी तो कहां आएगी, कोचिंग। तो मतलब इनकी संख्या कितनी है, तो 5 है। अगला प्रश्न बनने वाला जो है, अगला प्रश्न है कि उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन क्या है, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन, इनकी संख्या 2 मानी जाती है। कौन कौन से, ये ड्या और ढ्या। अब देखिए यहां पर बिंदी लगी है, वो डाढ़ा नहीं है व्यंजन वाले, ये क्या है, इसको हम पढ़ते हैं ड्या, इसको पढ़ते हैं ढ्या। तो इनकी संख्या उच्छिप्त या द्विगुण की 2 मानी जाती है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब जो अगला प्रश्न बनने वाला है कि हमारे आगत व्यंजन कौन कौन से हैं, यहां पर थोड़ा गौर करिएगा। आगत व्यंजन या इनको हम मेहमान व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेहमान व्यंजन, या इनको हम विदेशी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, विदेशी व्यंजन। अब अगर प्रश्न पूछा जाता है कैसे, प्रश्न 3 टाइप से आ सकता है। पहला आ सकता है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार, हिंद के अनुसार कितने हैं। तो अगर आगत या मेहमान व्यंजन पूछ ले तो इनके अंतर्गत 5 हैं। 5 कौन कौन से हैं, आप का है, खा है, गा है, जा है और फा है। इनमें नीचे बिंदी लगी रहेगी। क्या है, बिंदी लगी रहेगी। ये आप क्या है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद 5 मानते हैं। अगर एनसीईआरटी के अनुसार पूछा जाता है कि एनसीईआरटी के अनुसार कितने हैं, तो एनसीईआरटी के अनुसार भैया 3 है। कितने हैं, 3 है। कौन कौन से हैं, खा, जा, फा, खा, जा, फा। अगर सर्वमान्य मत पूछ लेता है, क्या है, अगर सर्वमान्य मत की, सर्वमान्य मत क्या, केवल अगर आपसे पूछा जाए सर्वमान्य मत वहां पर दे दे कि आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको 2 बताना है, केवल 2 बताना है। अगर शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार पूछता है तो 5 बताना है, एनसीईआरटी के अनुसार पूछता है तो 3 बताना है। अब इसमें जो सर्वमान्य मत है केवल जा और फा है। क्या है, जा और फा। तो ये आपके क्या हो गए, आगत व्यंजन, मेहमान व्यंजन या विदेशी व्यंजन भी इन्हें कहा जाता है। अब इसमें जो अगला प्रश्न बनेगा, जो अगला प्रश्न मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसमें थोड़ा गौर करिएगा कि आपने अघोष, अलप्राण, महाप्राण बहुत पढ़े होंगे, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं। इसको ट्रिक के माध्यम से पकड़िएगा कि अलप्राण क्या है, महाप्राण क्या है, अघोष क्या है, सघोष क्या है। देखिए यहां पर समझने का प्रयास करिएगा कि जो हमारा पहला है हमारा अलप्राण, अल्पप्राण, ये प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के भेद 2 हैं, अलप्राण, दूसरा है महाप्राण। तीसरा मतलब यहां पर क्या है कि घोषत्व के आधार पर व्यंजन के 2 भेद, आघोष और दूसरा है साघोष। इसको साथ में मैं इसलिए लिख रहा हूं भैया, इसको घोष भी कहते हैं, ठीक है, साथ में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जब साथ में समझोगे तो इनमें कंफ्यूज नहीं होगा, नहीं इनमें कंफ्यूज बहुत होता है। अब अलप्राण व्यंजन क्या होते हैं, अलप्राण वो व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु लगती है। जैसे मान लो इसका सूत्र है 135। अब तुम्हें बताओ भैया कि अगर 135 साल का बुढ़वा हो तो कैसे बोली, कहीं क्या बोली, कहीं पिंकी पानी ला, तो मतलब क्या है, पिंकी पानी ला, मतलब हल्के बोलेगा तो मतलब अलप्राण है। अब महाप्राण का सूत्र है 24। अगर तुम्हारे नामक 24 साल का आदमी हो, वो क्या कहे,
कहीं पिंकी पानी ला, मतलब का कहीं वो तेज से कही, तो मतलब इसका सूत्र क्या है 24। अब 135 और 24 है क्या, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। अब इसमें क्या है, जैसे कि 1 में आता है यहाँ पर काय आता है, 3 में गाय आता है, 5 में अंगाय आता है, और 2 में आपका खाय आता है, और 4 में आपका घाय आता है। इसी प्रकार चा है, जा है, या है, टा है, डा है, अड़ा है, ता है, दा है, ना है, पा है, बा है, मा है। इसके बाद यहां पर क्या आपका आएगा, छाया आएगा, झाया आएगा, ठाया आएगा, ढाया आएगा, फिर थाया आएगा, धाया आएगा, फिर बाया आएगा, भाया आएगा। तो यहाँ पे 25 वर्ण तैयार। अब बचे का अंतस्थ और ऊष्म। देखिए अंतस्थ में क्या है, पहले आपका अल्पप्राण बाद में महाप्राण, तो पहले क्या है, पहले अंतस्थ व्यंजन, क्या अंतस्थ। अंतस्थ में क्या है, या रा ला वा, तो यहाँ पे क्या हो गए अल्पप्राण। बाद में आता है महाप्राण, तो बाद में क्या आते हैं आपके अंतस्थ आ गए इधर, बाद में महाप्राण, तो बाद में आते हैं क्या ऊष्म व्यंजन। तो मतलब ऊष्म में क्या होंगे, तो ऊष्म होंगे साघोष, सा, शा, शा और ये हा, ये आप क्या हो जाएंगे साघोष वर्ण। इसके बाद अभी घोषत्व क्या है, घोषत्व के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, एक क्या है आघोष, एक सघोष। आघोष क्या है, सघोष क्या है। देखिए आघोष में क्या होता है कि इसमें जहां पर स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें हम आघोष स्वर कहते हैं। साघोष उन्हें कहा जाता है जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। इसका सूत्र है 135, इसका सूत्र है केवल 12, इसका सूत्र है 345। अब इसमें 1 2 में क्या आएगा, काया आएगा, खाया आएगा, चाया आएगा, छाया आएगा, ताया आएगा, ठा, ता, था, पा, था। इधर 3 में क्या, गा, घा, अंगा, जा, झा, इया, डा, ढा, आड़ा, दा, धा, ना, बा, भा, मा। तो आप जो इतने वर्ण आ रहे हैं इनको देखिएगा, इसमें क्या 25 वर्ण आपके तैयार। अब फिर वैसे अंतस्थ और ऊष्म आएंगे, तो पहले यहां पर अंतस्थ आए थे आघोष में, अल्पप्राण में, बाद में मतलब ऊष्म व्यंजन आए थे। लेकिन ठीक यहां पर उल्टा होगा, यहां पर ये इधर आएंगे और ये इधर जाएंगे। मतलब इसको हा को छोड़कर, मतलब ये इनके जो सा है ये तीनों भाई हैं, और इनके जो ये हा है ये पत्नी है। अब आप लोग जानते ही हो कि अगर पत्नी नाराज तो मान लो सब खराब, क्योंकि यहां पर इनका तो मन है कि हम अपना स्थान बदल लें। सा तो चले आते हैं इधर आघोष की तरफ, लेकिन हा अपना स्थान नहीं बदलती है। क्यों नहीं बदलती, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे बंगाल जैसे सड़कें नहीं पर घाटियां डरा देती हैं, अब भाई भाई जैसे प्रेम नहीं पर भाभियां लड़ा देती हैं, है ना। तो ये जो हा है ये इधर ही रह जाएगा, और आपके ऊष्म या रा ला वा इधर चले जाएंगे। अब इसमें एक प्रश्न और बनता है, पहले आप इसे देख लीजिएगा कि जो इधर आपके अल्पप्राण महाप्राण है, अल्पप्राण का सूत्र है 135, महाप्राण का है 24। इसमें क्या आपका आते हैं कि आपके 1 3 5 और 2 4, इसमें अंतस्थ व्यंजन, यहां पर ऊष्म व्यंजन। यहां पर क्या होता है कि इसका सूत्र है 12 और इसका सूत्र है 345, लेकिन यहां पर जो अंतस्थ व्यंजन है इधर चले जाते हैं और ऊष्म इधर आ जाते हैं। किसको, हा को छोड़कर, ये आपको दिमाग में रखना है। दूसरी बात, जो हमारे स्वर होते हैं सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, और सभी व्यंजन महाप्राण यानी सभी स्वर साघोष होते हैं। इतना भी दिमाग में रखना है आपको। बात समझ में आई सभी को कि अल्पप्राण महाप्राण क्या है, कि अल्पप्राण में आपके अल्पप्राण में क्या है सूत्र 135 24, यहां पर 12 और 345। तो मतलब यहां पर क्या है आपके इतने ये आ गए और 3 ये आ गए, हा को छोड़कर हा इधर आ गया, और बाकी स्वर ये व्यंजन ये और अंतस्थ व्यंजन यारा लावा, और सभी स्वर अब क्या हो गए साघोष वर्ण। बात समझ में आई, बात समझ में आई हो तो अगले वीडियो में कमेंट करिएगा। अगला देखिए जो प्रश्न बनना है, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद।
अब व्यंजन का उच्चारण कहां कहां से होता है देखिएगा। पहले मैं आपको बता दूं, पहले हमारा कंठ आता है, फिर तालु आता है, फिर मूर्धा आता है, फिर दांत आते हैं, अंत में क्या आता है? ओष्ठ आता है। ठीक उसी प्रकार उच्चारण स्थान भी है। पहला कंठ है, दूसरा तालु है, और तीसरा मूर्धा है, चौथा दंत है, पांचवा ओष्ठ है, और छठा आपका दंतोष्ठ है। अब जैसे आप लोग समझिए, जो हमारे व्यंजन बने हैं, ये ऐसे नहीं बन गए हैं, ये उच्चारण स्थान के आधार पर बने हैं। जैसे हमारा कंठ पहले आता है तो पहले का वर्ग आता है, का खा गा घा अंगा। इसके बाद क्या है? फिर हमारा कंठ के बाद तालु आता है, तो ठीक उसी प्रकार का के बाद चा की लाइन, चा छा जा झा या, और तालु के बाद मूर्धा आता है। क्या आता है? मूर्धा आता है। तो उसी प्रकार चा के बाद ता ठा डा धा अड़ा। फिर मूर्धा के बाद हमारा क्या है? दंत आते हैं, दांत। तो मतलब ता के बाद ता की लाइन, ता था दा धा न। फिर दंत के बाद क्या आते हैं? ओष्ठ आते हैं। तो यहां पर ता के बाद पा की लाइन, पा फा बा भा मा। आपके 25 वर्ण तैयार। कितने वर्ण? 25 वर्ण। अब आपके अंतस्थ और ऊष्म बचे। अब इनको याद कैसे करना है अंतस्थ और ऊष्म को? मान लो कि जैसे कोई है, मान लो तुम ही मान लो कि जैसे आप लेके किसी को गए घुमाने, किसको? मान लो अपने मैडम को लेके घुमाने जाते हो। कहाँ? कंपनी बाग। अब मान लो मैडम को घुमाने लेने जाते हो और तुम्हें कंपनी बाग पता नहीं है कहाँ है, तो जो तुम्हारा मित्र होगा तुम उसी से तो कहोगे कि हमें घूमने जाना है, तो कहेगा, वो भी कहेगा हाँ। अब तुम मित्र के पास फोन लगाओ कि चलना है घूमने, हो तो लुक्खा तैयार है भाई था कि हाँ हम चल दें। लेकिन बाद में क्या होता है कि मैडम से आप पहले पूछोगे कि चलना है कि नहीं, वो बोलेगी ना कि हाँ या ना, तो क्या कहे? कहीं हाँ, क्योंकि घुमासी है भैया। तो यहां पर पहले कंठ आया तो पहले वह हाँ कहिस। क्या कहिस? हाँ तो कह दीस। अब तुम्हें पैसा खर्च करे है तो फिर से पूछियो, पहले हिंदी बोलो अब अंग्रेजी बोलियो। यस या नो, क्या बोलोगे? यस या नो, तो कहेगी यस। क्या कहेगी? यस। तो या और सा का उच्चारण स्थान का है तल। और जब यस बोल दे तो आगे तुम्हें रस मिली। क्या मिली? जब रस मिली। और जब रस मिली तो लसबाव करी हो। क्या है? लसबाव करी हो। अब जब लस ली हो, जब तुम्हारा दोस्त के साथ में लुखावा बचा हुआ, वह बेचारा कतों को न रहेगा, वह होगा दंतोष्ठ का। तो ये आपका क्या है? उच्चारण स्थान। बात समझ में आई? पहले हाँ कहिस, फिर यस भा, फिर रसी रस भा, फिर लसिस लुखा बचा हुआ, तो ये क्या होगा? दंतोष्ठ। तो इसके बाद क्या है? ये आपके उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के ये हैं व्यंजन। तो आप व्यंजन के बारे में पढ़िएगा, बिल्कुल सरल है इसकी ट्रिक। केवल आप 25 वर्ण ऐसे याद कर लीजिए, बाकी हाँ यस रस लस, अब बाद में लुखा बचा हुआ, तो ये होगा दंतोष्ठ। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। एक लास्ट में देख लीजिएगा कि जो लास्ट में है आपका कि स्वर कितने, मतलब जो हमारा वर्णमाला है, जो ये हमारा वर्णमाला है, इसमें स्वर कितने हैं, मतलब व्यंजन कितने हैं। तो वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है, सभी को पता है, क्योंकि स्वरों की संख्या हमारे 11 होती है और अयोगवाह हमारे 2 होते हैं, और हमारे अयोगवाह व्यंजन हमारे 33 होते हैं। अगला है आपका संयुक्त व्यंजन, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। क्या है? उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन, ये हमारे 2 होते हैं। कितना हुआ? 2 2 4 नहीं, 3 2 6 6 2 8। अब आपके 4 छूट रहे हैं। क्या? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन संख्या 4 है। तो अब क्या है? 6 6 12, हाथ आवा 1। अब क्या है? 3 4 1 5, कुल मिला के आप कितने वर्ण हो गए? 52। तो मतलब स्वर है 11, अयोगवाह है 2, व्यंजन है 33, उच्छिप्त या द्विगुण है 2, संयुक्त व्यंजन है 4। तो ये आपका रहा वर्णमाला का टॉपिक। अब जो मैं आपको अगले टॉपिक में लेके आऊंगा, संधि लेके आऊंगा, क्योंकि देखिए जो ये वर्णमाला था, जब तक हमें वर्णमाला नहीं आएगा तो हम संधि तक पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए आप एक बार इसको देखिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस जो हम पढ़ा रहे हैं अधिक से अधिक लोग देख सके और उनको अच्छी शिक्षा मिल सके।
धन्यवाद।